नींद के झोंकों में रेखा ने महसूस किया कि दरवाजे की घंटी बज रही है। हल्के से आंखें खोली और सामने दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा। 5। ये इतनी सुबह कौन घंटी बजा रहा है? सुखद गुदगुदे बिस्तर पर सुबह की नींद का मजा ही कुछ और है। फिर आज रविवार भी है, सोचते हुए वो अलसाई सी लेटी रही। दरवाजे की घंटी निरंतर बजती गई, हर एक बार और अधिक तेजी से। अंततः वो बिस्तर से उठी, अपने कमरे से निकलकर गलियारे में आई। बगल के कमरे में यूं ही झांका, सौम्या सो रही थी। कौन होगा दरवाजे पर? दूध वाला या फिर बाई? मगर इतनी सुबह? असमंजस से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और जितनी भी चिटकनियां लगी थी एक एक करके खोल दी। सामने सीआरपीएफ के 2 ऑफिसर गंभीर भाव लिए विमूढ़ से खड़े, कैप हाथों में। रेखा ने हैरत भरी प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा। जवाब में उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रवि, ठीक तो है ना? वो बौखलाई सी बोली। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंसू बंद आंखों से बहकर गालों पर ढुलकने लगे। दर्द की कई रेखाएं उनके चेहरों पर उभर आई। क्या हुआ रवि को? रेखा चीखी। कमांडर पंत ने आगे बढ़कर रेखा का कंधा पकड़ लिया। उनके साथ सुपरिंटेंडेंट कमांडर गुप्ता भी आगे बढ़ा। मैडम, रवि हमारे बीच में नहीं है। कल रात बोडो आतंकवादियों ने रवि को आ एक दर्दनाक चीख रेखा के कंठ से निकल गई। खुले मुंह पर हाथ चला गया। पुतलियां विस्मय से फैल गईं। वो गिरने सी होने लगी कि पंत व गुप्ता ने उसे संभाल लिया। उसे संभालते हुए दोनों ड्राइंग रूम में आए। रेखा की दबी आवाज अब वीभत्स चीखों में बदल गई थी। सौम्या अपने कमरे से उठकर आंखें मलते हुए ड्राइंग रूम में आई। सीआरपीएफ अधिकारियों के बीच अपनी मां को रोते बिलखते देख एक पल के लिए उसका माथा ठनका। फिर उसने भी पूछा, क्या हुआ पापा को? जवाब में रेखा की चीखें और प्रबल हो गईं। पंत और गुप्ता भी अपने आंसू पोंछने लगे। नहीं, नहीं, सौम्या चिल्लाई। पापा को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आने का वादा किया था। वो मर नहीं। बुदबुदाते हुए वो नीचे फर्श पर लुढ़क गए। पंत और गुप्ता रेखा को छोड़कर सौम्या को संभालने लगे। खबर ने उसे मूर्छित कर दिया था। मैडम, आप रोना छोड़िए और बेटी को संभालिए, पंत बोले। मगर रेखा चेहरे को हथेलियों से ढांपे क्रंदन करती रही। पंत व गुप्ता के चेहरों पर परेशानी के भाव और अधिक उमड़ आए। सौम्या को उठाकर दीवान पर बिठाया व उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर उसकी बेहोशी टूटी नहीं। तत्काल डॉक्टर को घर बुलाना पड़ गया। डॉक्टर ने सौम्या की पल्स व चेस्ट देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया, इंजेक्शन लगाया। एक तरफ निर्लिप्त बैठी रेखा से बोला, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गम को भुलाकर बेटी को संभालिए। पिता की मौत का गहरा सदमा लगा है उसे। किशोर अवस्था। ऐसे में अगर आपने भी उसे सहारा नहीं दिया तो? जैसी तैसी जगह, चाहे कितनी भी संवेदनशील पोस्टिंग में रवि रहा हो, सौम्या के जन्मदिन पर वो अवश्य घर पहुंचता था। रेखा को अपनी बेटी पर तरस आने लगा। नादान आयु में ही पिता से वंचित हो गई। रेखा को सहसा अपने किशोरावस्था का समय याद आ गया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वो भी सिर्फ 15 साल की ही थी जब उसके पिता हार्ट अटैक से अकस्मात गुजर गए थे। कैसा थरथराता प्रतीत हुआ था सब। पिता का वजूद बेटी के जीवन में सबसे सबल रिश्ता होता है। उसका जिंदगी से मिट जाना। खैर, उसके 2 बड़े भाई थे जिनका साया उसके लिए पिता से भी बढ़कर था। सौम्या का तो कोई भी नहीं, न भाई न बहन। ओ भगवान! सिहारते हुए रेखा ने सौम्या को भींच लिया। उसके स्वयं के लिए भी अब सौम्या के सिवाय कौन रह गया इस दुनिया में? यहाँ दिल्ली में आपके रिश्तेदार वगैरह कोई हैं? कमांडर पंत पूछ रहे थे। मेरे भाई व माँ यहाँ द्वारका में ही रहते हैं, मगर इस वक्त वे सभी बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। परसों तक पहुंच जाएंगे। परसों यहाँ सभी को पहुंचना था, रवि को भी। 3 दिन बाद सौम्या का जन्मदिन है। हताशा में वो फिर से विलाप करने लगे। नहीं नहीं मैडम, खुद को संभालिए। पंत ने उसे विलाप करने से रोका।
सौम्या की खातिर खुद को संभालिए, गुप्ता बोले। रेखा ने अनमयक से एक पल उन्हें देखा, फिर सौम्या को, और अपने आंसू पोंछने की चेष्टा की। स्थिति उसे पति की मौत पर रोने भी नहीं दे रही है। बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोझ एकाएक उसे बहुत अधिक भारी लगने लगा। पूरा दिन सौम्या दीवान पर बेहोश लेटी रही। उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। कितने ही लोग रेखा के पास अफसोस प्रकट करने आ रहे थे। किसने उन्हें खबर दी, उसे नहीं मालूम। पंत व गुप्ता किससे खाना बनवाकर उनके लिए लाए, उसे कुछ नहीं मालूम। वो बस लगातार सौम्या के बगल में खामोश बैठी, उसे चढ़ती ग्लूकोज की बोतल को निहारते हुए रवि के संग बिताए दिनों की याद में खोई रही। शाम को जब सौम्या की बेहोशी टूटी, तो इस दारुण क्षणों में भी खुशी की हल्की लकीरें उसके चेहरे पर छा गईं। पापा, सौम्या बोली। वह सौम्या का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बोली, तेरे पापा एक वीर व साहसी इंसान थे। उन्होंने आसाम में बोडो आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है। वे देश के लिए शहीद हुए हैं बेटा। लोग शहीदों की मौत पर फख्र किया करते हैं, अफसोस नहीं। कहते हुए वो उठी और रसोई में जाकर चाय बनाई, खुद भी पी और बेटी को भी पिलाई। चल उठ स्वामी, नहा धो ले, वो उसे पुचकारते हुए बोली। तेरे पापा को सुस्ती कभी पसंद नहीं आती थी। पापा का नाम सुनकर सौम्या उठ गई। दोनों माँ बेटी ने ब्रश किया, नहाए और कपड़े बदले। घर में एकाएक कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया था। अफसोस प्रकट करने वालों का तांता थम गया था। पंत व गुप्ता न जाने कहाँ दृश्य हो गए थे। तेरे पापा का पूरे देश में गुणगान हो रहा होगा। खबरों में उनकी बहादुरी के विषय में बताया जा रहा होगा। गर्व कर तू खुद पर कि तू ऐसे पिता की संतान है। वे एक महान इंसान थे। तू बेटा अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करना, बहादुर और निडर। सौम्या को प्रेरित करते हुए रेखा ने टीवी ऑन किया और खबरों वाला चैनल लगा दिया। अधिकतर खबरें अभी हाल में हुए चुनाव के ऊपर थीं। फिर इधर उधर की कुछ अन्य सामान्य खबरें बताई गईं। अंत में खबर संवाददाता ने कमांडर रवि शर्मा का नाम लिया तो रेखा व सौम्या के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। एक टक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए सुनने लगी। रवि की वर्दी पहनी तस्वीर स्क्रीन पर उभरी तो रेखा व सौम्या की थमी सिसकियां एक बार फिर उमड़ आईं। कमांडर रवि शर्मा की कल रात किन्हीं अज्ञात कारणों से बड़े रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई है। कहा जाता है कि बोडो संगठन की एक महिला आतंकवादी रानिया अबुंग से उनके नाजायज संबंध थे। 2 साल से रानिया कमांडर शर्मा की रखैल बनकर रह रही थी। रेखा व सौम्या ने अवाक एक दूसरे को देखा। दोनों का मुंह आश्चर्य से खुल गया। इतने में कमांडर पंत कहीं से कमरे में प्रविष्ट हुए। टीवी बंद करते हुए दुखी स्वर में बोले, क्यों सुन रहे हो ये खबर? मगर खबर संवाददाता का बोला वो वाक्य उनके कानों में पड़ गया। कहा जा रहा है कि कमांडर शर्मा का रानिया अबुंग से एक बच्चा भी है। रेखा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर आने लगे। पति की मौत की खबर ने उसे इतना नहीं दहलाया था जितना कि इस खबर ने दहला दिया था। रवि के किसी अन्य महिला से जिस्मानी संबंध, इतना ही नहीं उससे औलाद भी। इतना बड़ा विश्वासघात उसके साथ। रेखा को सहसा सभी कुछ अनजान व अजनबी प्रतीत होने लगा। यहाँ तक कि खुद का वजूद भी एक भ्रम लगने लगा। यह बात उसके सामने अब स्पष्ट थी कि रवि केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में नहीं मरा था। ना वो देश के लिए शहीद हुआ था, ना ही उसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। एक आतंकवादी गिरोह की महिला से नाजायज संबंध होने के कारण किसी दूसरे आतंकवादी गुट ने आपसी रंजिश में उसकी जान ले ली। मेरे पापा की कोई और बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। कहते हुए सौम्या बिस्तर पर फिर ढुलक गए। कमांडर पंत उसे फिर संभालने लगे। सभी कुछ इतना सहमा हुआ लग रहा था कि जैसे बम विस्फोट उनके घर में ही हुआ हो और वो सब वहां लाशें बन गए हों। कमांडर पंत अब रेखा से नजरें चुराने लग गए थे। रवि की हरकतों ने संभवतः सीआरपीएफ के सभी कर्मचारियों के चेहरे पर शर्म का धब्बा लगा दिया था। थोड़ी देर में उनके मातहत गुप्ता भी पहुंच गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दोपहर का खाना रसोई में अभी अनछुआ पड़ा था
और उनकी पत्नी फिर खाना बनाकर ले आई थी। एक प्लेट पर खाना परोसते हुए मिसेस गुप्ता बोली, रेखा जी कुछ खाइए, अभी आपको बहुत कुछ संभालना है। रेखा को लगा जैसे वो कह रही हैं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना है, ताकत रखिए झेलने की। मिसेस गुप्ता की जिद से रेखा ने थोड़ा सा दाल का सूप पी लिया। जबरन एक फुल्का भी गोभी की सब्जी के साथ खा लिया। सौम्या ने कुछ भी खाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। विस्फारित नजरों से वो सभी को ताक रही थी। माँ से अधिक भौचक्की बेटी थी। रात तकरीबन 12 बजे एक वैन घर के आगे रुकी। रेखा की माँ, भाई व उनकी पत्नियां घबराए हुए से घर में दाखिल हुए। बौखलाई नजर से उन सभी ने रेखा व सौम्या को देखा। ऑफिस के लोगों ने उन तक सूचना पहुंचा दी थी, जिससे वे अपनी तीर्थ यात्रा स्थगित करके आ गए थे। उनको देखकर रेखा की जान में जान आई। भाइयों की बीवियां सौम्या की तरफ बढ़ीं, भाई व माँ रेखा की तरफ। माँ रोते हुए बोली, ये क्या हो गया रेखा, मेरी तरह तू भी विधवा? रेखा का बड़ा भाई विनोद चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हमें रवि के विषय में सब कुछ पता चला। उस नागा लड़की से उसके संबंध, तुझे क्या कभी उस पर शक नहीं हुआ? पूछते हुए उसके भाई के चेहरे पर एक झुंझलाहट थी। रेखा ने इनकार में गर्दन हिलाई। छोटा भाई राकेश बोला, कुछ तो कभी कालाई गांव से कभी कोई ऐसा फोन, या तूने कभी वहां फोन किया? कमांडर पंत गुप्ता व उनकी पत्नी अपने दायित्व को समझते हुए रेखा के पास ही थमे हुए थे। अब वहां परिवार के लोग पहुंच गए तो लगा कि राहत दल पीड़ित स्थान पर पहुंच गया है। उनकी जिम्मेदारी खत्म। उन्होंने वहां से विदा ली। वातावरण में एक दबी हुई खामोशी, एक असहजता, सभी बुरी तरह चकित, अचंभित। और किसी औरत का स्वर। रेखा को सहसा ध्यान आया कि वो कभी खुद रवि को फोन नहीं करती थी। कालाई गांव आसाम में वो लगभग 3 साल पहले पोस्टेड हुआ था। हमेशा वो ही उन्हें फोन करता था। यह नियम उनके बीच बना रहा था। संवेदनशील इलाकों में जब रवि की नियुक्ति होती, फोन हमेशा वही किया करता। आज यहाँ कल वहां के चक्कर में उसके अते पते का तो रेखा को खास पता ही नहीं रहता था। रवि का गोली दगा शरीर ताबूत में दिल्ली रेखा के पास पहुंचा। उसकी अंत्येष्टि हुई व अन्य धार्मिक क्रियाएं भी। रानिया से उसके कैसे ही संबंध रहे हों, मगर उसकी वैध पत्नी रेखा थी। कानून व समाज दोनों की नजरों में उसकी मौत का मुआवजा, पेंशन, संपत्ति आदि सभी पर सिर्फ रेखा का हक था। मगर लोग खुलकर उसे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। वह खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। रवि के रानिया से संबंधों की चर्चा उसके सभी परिचितों के बीच खूब जोर शोर से हो रही थी। उसके कॉलेज के स्टाफ के लोग भी इस संदर्भ में परस्पर फुसुर फुसुर करते रहते। मीडिया ने काफी खुलकर इसका प्रचार कर दिया था। सभी की बेइज्जती खामोशी उससे पूछ रही थी कि क्या उसे अपने पति पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं, नहीं, उसे कभी अपने पति पर कोई शक नहीं हुआ। कालाई गांव जब से रवि पोस्टेड हुआ था, 3 साल के दरमियान वो 6 बार दिल्ली घर आया था। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका पति कहीं कोई गुप्त प्रेम संबंध बना रहा है। वो तो बस यही सोचा करती थी कि उसका पति सिर्फ उससे प्यार करता रहा है, वह सिर्फ उसका है। वो अचरज करने लगी कि अपने ही करीबी लोग कितनी ही बातें छुपाए रखते हैं। 17 सालों से अधिक समय रवि के साथ गुजारने के बावजूद वो उसे कितना कम जानती थी। कहीं उसकी बेटी भी उसे किसी धोखे में तो नहीं रख रही? अपनों से उसका विश्वास उठने लगा था। रवि से हुई अंतिम मुलाकात का स्मरण रेखा ने कई बार किया। उस सुबह वर्दी पहने उसने बड़े सामान्य तरीके से उससे व सौम्या से विदा ली थी। कहा था कि कालाई गांव में पोस्टिंग के सिर्फ कुछ ही महीने शेष बचे हैं। अगली पोस्टिंग वो हेडक्वार्टर दिल्ली ही लेगा। सौम्या का हाई स्कूल बोर्ड है, वह सौम्या का मार्गदर्शन करेगा। उसने ये भी कहा था कि उसकी ले देकर एक ही तो बेटी है, सौम्या के जन्मदिन पर वो जरूर घर पहुंचेगा। क्या वजह थी कि रवि ने किसी दूसरी औरत से प्रेम संबंध बनाए? इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? क्या रानिया नामक कोई औरत वास्तव में अस्तित्व रखती है? प्रश्न रेखा के मस्तिष्क पटल पर कोलाहल मचा रहे थे। एकाएक उसने एक निर्णय लिया, कालाई गांव जाकर अपने आंखों से सब कुछ देखने का।
कमांडर पंत को उसने फोन किया। मैं कालाई गांव उस जगह जाना चाहती हूँ जहां रवि रहते थे। अरे मैम, आप इन किन चक्करों में? नहीं, रेखा ने कमांडर पंत को आगे कहने से रोक दिया। मेरे लिए वहां जाना बहुत जरूरी है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कमांडर पंत ने रेखा का जोरहाट तक का टिकट बुक करवा दिया। जोरहाट से बस द्वारा उसे कालाई गांव पहुंचना था, जहां अरबिंदा नामक एक आसामी युवक उसे लेने आने वाला था। अरबिंदा रवि का ड्राइवर था। जैसे ही रेखा बस से उतरी, चपटी नाक वाला अरबिंदा उसके नाम का पोस्टर लिए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। वह चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी। वो जीप से उसे सीआरपीएफ के गेस्ट हाउस में ले आया। रेखा स्नान वगैरह करके तरोताजा हुई। मैस में जाकर थोड़ा खाना भी खाया। तत्पश्चात अरबिंदा से बोली, तुम किसी रानिया नाम की औरत को जानते हो? उसने सहमति में गर्दन हिलाई। अरविंदा रानिया को रवि की घरवाली मानता था। किस्मत क्या क्या दिन दिखाने थे। वो लाचारी से बुदबुदाई। खामोश वो खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। कितना भिन्न प्रतीत होता है अपने देश का ये भूभाग। में बैठिए मैम। जीप चलाते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला। बहुत दूर है साहब की उन घरवाली का, शहर के दूसरे कोने में। रेखा के दिल में हठात एक स्पंदन हुआ। यहाँ के लोग, भाषा, सब कुछ कितना अलग है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे द्वीप में पहुंच गए हो। एक कसक सी उसके दिल में उठने लगी कि कभी वो रवि के जीवन काल में इधर क्यों नहीं आई। दिल्ली में रहते हुए वो सोचा करती थी कि हिंदुस्तान बस उसके आसपास की दुनिया। रेखा विचारों की उधेड़-बुन में थी कि एक सुंदर उपवन के बीच बनी कॉटेज के सामने अरबिंदा ने जीप रोक दी। रेखा ने कॉटेज को निहारा। हरे पेड़ों से घिरी छोटी सी कॉटेज अशोक वाटिका जैसी लग रही थी। एक अजनबीपन रेखा को डस गया, फिर भी वो कॉटेज की तरफ बढ़ी। इतनी दूर आकर वो रानिया से मिले बिना तो जाएगी नहीं, सोचते हुए उसने हल्के हाथों से दरवाजा थपथपाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। उसकी गोदी में कुछ माँ का शिशु था। जैसे ही उस औरत ने रेखा को देखा, निहायत ही आश्चर्य के भाव उसके चेहरे पर उभरे। फिर वो एकाएक दरवाजा बंद करने लगी। रेखा ने तुरंत दरवाजा पकड़ लिया। उस औरत ने ज्यादा जोर नहीं लगाया, बल्कि झटक कर पीछे हट गई। दरवाजा धकेल कर रेखा अंदर दाखिल हुई। सामने दीवार पर उसे अपनी सास की बड़ी सी फोटो टंगी नजर आई। फोटो पर बनावटी फूलों का हार भी टंगा था। रेखा ने अपनी सास की तस्वीर को निहारा। पिछले साल ही उसकी सास का देहांत हुआ था। उसने अपने घर में सास की कोई फोटो कभी नहीं टांगी। उसकी अपनी सास से ऐसे मधुर संबंध ही नहीं थे। मगर रानिया के घर में टंगी सास की मुस्कुराती तस्वीर रानिया से उनके संबंधों को बयां कर रही थी। रेखा ने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। पूरा कमरा केन की तमाम वस्तुओं से सजा था। लकड़ी के कैबिनेट पर रवि व रानिया की एक साथ तमाम तस्वीरें सजी थीं। एक फोटो में रवि, रानिया और उनका बच्चा जो कि रवि की गोद में था। ये फोटो एकदम नई होगी, क्योंकि बच्चा जो अब रानिया की गोदी में है मात्र 2-3 महीने का लग रहा था। सौम्या की भी फोटो लगी थी। वहाँ सभी की फोटो मौजूद थी, सिर्फ रेखा को छोड़कर। रानिया एक तरफ दूर बुद्ध बनी खड़ी थी, गोदी में अपना बच्चा पकड़े। बैठो, रेखा ऐसे बोली जैसे वो उसका घर हो और रानिया उसकी मेहमान हो। झिझकते हुए रानिया उसके सामने बैठ गई। काले रेशमी बाल, गोरा रंग। वो एक जवान व सुंदर औरत थी। मुश्किल से 25-26 साल की प्रतीत हो रही थी। रेखा पूरे 40 साल की। रवि उससे सिर्फ 1 साल बड़ा था। एक लंबी सांस भरते हुए रेखा ने पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने आपकी फोटो देखी हुई है, वो सिर झुकाए हुए बोली। उसकी गोदी में बच्चा रोने लगा। वो अपना कुर्ता ऊपर करके उसे दूध पिलाने लगी। ये लड़का है? उसने पूछा। हाँ। कब हुआ? 2 महीने पहले। रेखा अनायास ही सोचने लगी, वो व रवि हमेशा दूसरे बच्चे की चाह में रहते थे। कभी रवि की संवेदनशील पोस्टिंग की वजह से उनके बीच बिछोह बना रहता, तो कभी उसकी खुद की नौकरी व करियर का चक्कर। समय यूं ही बीतता चला गया। सौम्या 14 साल की हो गई और वो 40 की। जहाँ औरत को गर्भ धारण करने से पहले काफी सोचना पड़ता है, मगर रवि ने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया था, दूसरी औरत से। रानिया धीरे से बोली, मुझे मालूम है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। आप जानना चाहती हैं कि मेरे रवि से संबंध।
कहते हुए उसकी आंखें भर गईं। रेखा को उस पर लगा कि रवि केवल रानिया का ही मर्द था, उसका अपना कोई नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो रुंधे स्वर में बोली। अच्छे इंसान। रेखा के जले दिल से कटाक्ष उभरा। एक बेवफा पति की पत्नी होने से बेहतर तो विधवा हो जाना है। यह उनके प्रति आपका आक्रोश है। हम सभी का अपने परायों के प्रति कुछ ना कुछ आक्रोश होता है। वे आपके लिए कहते थे, क्या कहते थे, कि आप उन्हें पैर की जूती समझती हैं। आप टीचर हो तो अपनी कक्षा की तरह घर में भी सत्ता जमाए रखती हो। आप चाहती हो कि सब आपका हुक्म माने। ऐसा कहता था रवि मेरे लिए। रेखा रोष भरे आश्चर्य से बोली। हाँ, वे कहते थे कि आप दोनों को एक साथ दाम्पत्य प्रेम नहीं, सौम्या रख रही है। रेखा अपमान का घूंट पीकर रह गई। धिक्कार है उस पर। मन ही मन वो बोली, आप उन्हें जैसा भी मानती हो, मगर वे मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान थे, देवता थे। उनकी वजह से ही। कहते कहते रानिया का स्वर डूब गया। फिर संभल कर एकदम तटस्थ भाव से अपनी जीवन कथा सुनाने लगी। अबुंग जाति का वो नागा परिवार आसाम व नागालैंड की सीमा पर दीमापुर जिले में रहता था। पुलिस को उन पर शक था कि उनका संबंध डीएचडी डीमा हलीम डोगा आतंकवादी गिरोह से है, जिसका लक्ष्य डीमासा जनजातियों के लिए एक अलग राज्य डीमा राजी बनाने का। एक शाम सुरक्षा दल के जवानों ने उनके घर में आक्रमण किया, इस शक पर कि उन्होंने अपने घर में आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। वे हमारे रिश्तेदार थे, मेरी बहन के ससुराल वाले। अगर आपके किसी रिश्तेदार के आईएसआई से संबंध हैं तो आपके उससे रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे? उसने रेखा से पूछा। रेखा के पास कोई जवाब ही नहीं था, मगर वो देख रही थी कि रानिया काफी अच्छी हिंदी बोल रही थी, रवि से सीखी। केवल शक की बुनियाद पर सुरक्षा कर्मचारियों ने लोधा के परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। केवल एक रानिया की जान बच पाई, रवि की वजह से। जब तक सुरक्षा दल के कर्मचारी अबुंग परिवार के अंतिम सदस्य के सीने में गोली उतारते, रवि अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पहुंच गया। उसने उसे बचाया व बाद में सुरक्षा भी प्रदान की। रानिया अबुंग का सारा परिवार उसकी आंखों के सामने जलकर भस्म हो गया था। दीमापुर में रहने से उसका मन घबराने लगा था। वो वहां से अपनी सारी संपत्ति बेचकर कलाई गांव आ गई और वहां कॉटेज लेकर रहने लगी। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ईश्वर थे। रानिया बार बार दोहराती जा रही थी। रेखा को समझने में देर नहीं लगी कि रवि व उसके बीच मानवता का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया था। कहानी खत्म होने के बाद उनके बीच एक सन्नाटा छा गया। रवि के प्रति रेखा की वितृष्णा और बढ़ गई। उसने सिर्फ उसे ही नहीं ठगा, बल्कि रानिया की मजबूरी का भी फायदा उठाया। ऊपर से अपनी पत्नी पर दोष मढ़ रहा है कि वो उसे पैर की जूती समझती थी। कायर आदमी। अच्छा हुआ वो मर गया। मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ, रानिया बोली और अपनी गोदी के शिशु को सोफे पर लिटाकर चली गई। रेखा ने बच्चे को देखा। कहा जाता है कि जितनी भिन्न प्रकृति के गुणसूत्र आपस में टकराते हैं, उतनी सुंदर नस्ल पैदा होती है। शिशु विलक्षण सुंदर था। उसे देखकर कोई उसे बिना प्यार किए रह ही नहीं सकता था। वो एकाएक रोने लगा। रेखा ने सभ्रम इधर उधर देखा, फिर उसे गोद में उठा लिया। बच्चा खामोश होकर अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे कुछ मनन कर रहा हो। ऐसे ही गहन विचार रवि के चेहरे पर भी उभर आते थे। रेखा सोचने लगी। रानिया चाय बनाकर ले आई, साथ में कुछ स्नैक्स। रेखा की गोद में अपना बच्चा देख एक पल के लिए छिटकी, फिर उसके चेहरे पर झीनी मुस्कान तैर गई। इसका नाम क्या है? सौवीर उन्होंने ही रखा था, लीजिए। कहते हुए रानिया ने जब एक प्लेट में स्नैक्स परोस कर उसकी तरफ बड़े स्नेह से बढ़ाए, तो रेखा को बरबस ध्यान आ गया कि उसने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि नागा लोग अपनी सरल व मेहमान नवाज प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेखा ने अपनी आंखों से सभी कुछ देख सुन लिया था। अब वहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं था। जब वो उसके घर से बाहर निकलने लगी तो रानिया ने उसे रोक कर कुछ चीजें पकड़ाई जो रवि ने सौम्या के लिए उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदी थी। मालाएं, कंगन व कानों के टॉप्स, जिसमें उत्तर पूर्वी प्रदेश की नक्काशी व दस्तकारी की झलक थी। रवि कहते थे कि सौम्या को गहनों का बहुत शौक है। रानिया हंसते हुए बोली, उसके जन्मदिन पर रवि को जरूर पहुंचना था, मगर ये हादसा। 15 की हो गई ना सौम्या?
रानिया ने पूछा तो रेखा ने ठंडी सांस भरते हुए हामी भरी। रानिया सौम्या का नाम लेकर उसके विषय में ऐसे बतिया रही थी जैसे वो एक अरसे से उसे जानती हो। इसका अर्थ है कि रानिया के साथ रवि के रिश्तों में एक पारदर्शिता थी। वो निसंदेह उससे सभी कुछ बांटा करता था। इधर अपनी जायज पत्नी से वो कितना खुद छुपा कर रखता था। वो इस नागा प्रदेश की हवा, मिट्टी व रानिया की गंध लेकर उसके पास पहुंचता था और वो कभी महसूस ही नहीं किया करती थी कितना सतही था उसका रवि से रिश्ता। रानिया उसे जीप तक छोड़ने आई। उससे विदा लेकर रेखा जीप में बैठ गई। न जाने क्यों रानिया से मिलकर उसे एक हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे एक भारीपन, एक तनाव सिर से उतर गया हो। दिल्ली लौटकर रेखा की ठहरी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। उसने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। सौम्या भी अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गई। रवि मर गया मगर वो केस थमा नहीं। जांच पड़ताल चल रही थी। खबरों में कुछ न कुछ केस से संबंधित आता रहता। रवि के साथ उल्फा, डीएसडी आतंकवादी गिरोहों की चर्चा हो जाती। रानिया भी अफवाहों में उछल जाती। यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। रेखा के पास कोई चारा नहीं था सिर्फ टीवी बंद कर देने के। वो अपनी जिंदगी को इन सभी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होने देना चाहती थी। लगभग 2 माह बाद एक दिन रानिया को टीवी स्क्रीन पर देखकर रेखा चौंक गई। वो पुलिस हिरासत में थी। पुलिस के अनुसार वो पहले से ही डीएसजी डीमा हलीम डोगा आतंकवादी गिरोह से संबंध रखती थी, जिससे पुलिस उसके पीछे थी। फिर अभी हाल में उसने रवि के हत्यारों से बदला लेने के लिए कईयों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ निर्दोष जानें भी उसने ले ली थी। उसके बच्चे की भी चर्चा होती कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल वो किसी बाल कल्याण संस्था के हवाले है। वैसे उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर वो बराबर समझने लगी थी कि चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, जीवन के प्रसंग व कारबार बिल्कुल सही व सटीक घटित हो, ये संभव नहीं। वैसे उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर वो बराबर समझने लगी थी कि चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, जीवन के प्रसंग व कारबार बिल्कुल सही व सटीक घटित हो, ये संभव नहीं। घर बाहर व अपने परायों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए कितनों का अनुचित व्यवहार हमें झेलना पड़ता है। कई बार अपना वजूद भुलाकर दूसरों के लिए जीना पड़ता है। रानिया के शब्द अकस्मात उसके कानों में बजने लगे। वे कहते थे कि आप उन्हें पैर की जूती समझती हैं। आप टीचर हो तो अपनी कक्षा की तरह घर में भी सत्ता जमाए रखती हो। रेखा का अंतःकरण कह रहा था कि रवि के कहे कथन में कुछ हद तक सच्चाई थी। वो वास्तव में डोमिनेटिंग नेचर की थी। उसका पति, उसका स्वर्गवासी पति, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया, जो कुछ भी उसने उसके बारे में रानिया से कहा, अगर वो उसे माफ कर दे, उसके बच्चे को स्थायी घर, उस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। रानिया के सभी संबंधी पहले ही मर चुके हैं। रवि की तरफ के ही लोग हैं जो उसे देख सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं। अरे, ये उसका दिमाग भी क्या सोच रहा है। अनमयस सी वह फ्रिज की तरफ बढ़ी। कई बार पेचीदा नाजुक स्थितियों का उसे सामना करना पड़ता था। रानिया की मदद करते करते अगर उसका दिल फिसल गया तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। आखिर एक साधारण इंसान ही तो था वो। फिर जान गंवाकर रवि अपनी गलतियों की सजा भी भुगत चुका है। आज जिंदगी उससे कुछ मांग रही, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक ठोस निर्णय लेते हुए रेखा सोफे पर से उठी। फोन के पास जाकर कमांडर पंत का नंबर घुमाया। उसका स्वर सुनकर कमांडर पंत बोले, जी रेखा मैम, मुझे रवि के बच्चे की कस्टडी चाहिए। वो दृढ़ स्वर में बोली। कुछ पलों के लिए कमांडर पंत का स्वर नहीं उभरा। फिर हौले से बोले, मिसेस शर्मा, आप ग्रेट हैं। एक बार फिर रेखा उन्हीं रास्तों से कालाई गांव पहुंची। रानिया से मिलने जेल गई। इन 3 महीनों में वह सूख कर कांटा हो गई थी, मगर चेहरे पर वही कशिश अब भी थी। इस बार रेखा ने उसे घूर कर देखा। ऐसा सुंदर व मासूम चेहरा, मगर सिर पर घातक जुनून। आखिर नागा है वो, सर्प। रानिया बोली, मुझे फांसी लगे या आजीवन कारावास हो, मुझे चिंता नहीं। मुझे बस इतना इत्मीनान है कि रवि के कातिलों को मैंने मार गिराया है, बदला ले लिया है। रेखा उसे घूरती जा रही थी। मन ही मन मनन कर रही थी कि रवि की असली पत्नी तो रानिया ही है। वो तो मात्र उसकी पत्नी होने का ढोंग करती रही। खैर, रेखा ने जब उससे उसके बच्चे की कस्टडी की बात की तो रानिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। कुर्ते की बांह से आंसू पोंछते हुए उसने सहमति में गर्दन हिला दी। उसे निहारते हुए रेखा सोचने लगी, क्या है मनुष्य हृदय भी। एक तरफ इतना कठोर कि लोगों की जान ले ले,
दूसरी तरफ इतना कोमल कि एकदम से द्रवित हो जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश करूंगी रानिया। उसका हाथ दबाते हुए रेखा ने उसे आश्वासन दिया। रानिया के चेहरे पर फीकी हंसी बिखर गई। जब जेल से छूटोगी तो उसे तुम्हारे हवाले कर दो, तब वो बच्चा कहाँ रह जाएगा, आदमी बन जाएगा। रानिया कहीं सुदूर मनन करते हुए बोली। रेखा ने अपने कॉलेज से लंबी छुट्टियां ले ली। नई परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई थी। घर में एक अबोध शिशु आ गया था। उसे बहुत सी व्यवस्थाएं करनी थी। फिलहाल तो घर में बच्चे से संबंधित तमाम वस्तुएं बिखर गई हैं। पालना, प्रेम, बोतलें, टेडी बियर। सौम्या छोटे भाई की देखरेख में उसका पूरा हाथ बटा रही थी। एक दोपहर रेखा सौवीर की बोतल से दूध पिला रही थी और सौम्या दोपहर बगल में उसके बैठी हुई मंत्रमुग्ध सी उसे निहार रही थी। पिता की मौत से जो अभाव उसकी जिंदगी में आया था, सौवीर उसकी पूर्ति कर रहा था। सहसा वो रेखा से बोली, ममा, आप बहुत ही हिम्मती व महान हो। मुझे आपकी तरह बनना है। यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।